नमस्कार, मैं दयानंद बर्नवाल अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एडवर्ब की ये क्लास 6 है। ऑलमोस्ट 5 क्लास जो ऑलरेडी एडवर्ब की है वो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिसमें एसएससी में पूछे गए सवाल या उससे रिलेटेड सवाल हमने डिस्कस किए हैं। आज जो हमारी एडवर्ब की क्लास 6 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये एडवर्ब्स के काइंड के इन टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। और इसमें हम लोग एसएससी द्वारा पूछे गए अब तक 2 इंपॉर्टेंट सवाल और 3 इंटरनेशनल सवाल जो होते हैं, जो नॉर्मली बने भी हैं, पूछे भी गए हैं, उन सवालों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बेहतरीन तरीका होगा सीखने का, भी एक बेहतर तरीका होगा जिसको हम आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कैसे सवाल बन सकते हैं और कैसे पूछे गए हैं, अब कैसे आ सकते हैं, उस पैटर्न को भी डिस्कस करने शुरू करेंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक चीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल दयानंद इंग्लिश, अगर आप लोगों ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको एसएससी रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल हो इंग्लिश में जिसमें कोई डाउट क्रिएट होता हो, ऐसा क्यों होता है, ये सीखना चाह रहे हो, बिना इस चीज़ का ध्यान रखें कि रूल रेगुलेशन में ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दयानंद इंग्लिश .ग्रुप टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप वहाँ लिखकर सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चन वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं आज की एक सुनहरे सवालों से और अच्छे कंसेप्ट से, जिससे बेहतर आप सीखा जा सकता है। ठीक है, तो अब तक हम लोग एडवर्ब के 3 काइंड्स पढ़ चुके थे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा था और एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा था, जिसमें हमने ये भी सीखा था कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज थे, यानी एमपीटी रूल को ये फॉलो करते थे, मैनर, प्लेस और टाइम। आज एक कंसेप्ट इसमें और था, वो था कि पीएमटी। जैसे मैंने बोला था कि जो टाइम होता है ना वो यूनिवर्सल होता है, कांस्टेंट होता है, यानी टाइम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में। तो आज जो हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो किस प्रश्न का जवाब देता है। ठीक है, कितनी बार, एक कृष्ण प्रश्न का जवाब देगा कितनी बार, किस क्वेश्चन का जवाब देगा कितनी बार। इंग्लिश में कहें हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका किस प्रश्न का जवाब देगा, हाउ ऑफन, कितनी बार। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका जवाब देगा, हाउ ऑफन। अब अगला चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें आपका पहला है, आप जानते भी हैं, ऑफन, ऑफन, ऑलवेज, ईवर, नेवर, वंस, एक बार, कितनी बार, एक बार, सेल्डम, कितनी बार, कभी नहीं, सेल्डम, कितनी बार, कभी नहीं, या फिर बोले कितनी बार, हार्डली, बड़ी मुश्किल से, कितनी बार, रेयरली, बेयरली। ठीक है, और बोलना चाहे कभी नहीं, नॉर्मली, जनरली। ठीक है, नॉर्मली, जनरली, है ना। और वर्ड लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं, है ना, ऑलरेडी, ऑलरेडी। तो ये कुछ वर्ड है, ठीक है, जिसमें हम लोग सीखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, ऑफन, ऑलवेज, जस्ट, ऑलरेडी। ठीक है, ईवर, नेवर, नॉर्मली, जनरली, ईवर, नेवर, नॉर्मली, जनरली। आप मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका यहीं पर याद होगा। ठीक है, ऑफन, ऑलवेज, जस्ट, ऑलरेडी, ऑफन, ऑलवेज, जस्ट, ऑलरेडी, ऑफन, ऑलवेज, जस्ट, ऑलरेडी। ईवर, नेवर, जनरली, नॉर्मली, ईवर, नेवर, जनरली, नॉर्मली, ईवर, नेवर, जनरली, नॉर्मली। ठीक है, वंस, सेल्डम, ठीक है, वंस, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, वंस, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली। ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। चलिए इनके पोजीशन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इनका पोजीशन कहाँ पे प्रयोग होगा। अब देखिए, ठीक, ही एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ही नेवर टॉक्स टू मी, या फिर ये कहें ही टॉक्स नेवर टू मी, नेवर टू मी। अब आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों में कौन सा एक जनरल स्टेटमेंट देने की कोशिश करता है, आपको वो बताना चाहता है, जो पर्सनल फीलिंग, जो नैरेटिव फीलिंग है वो बताने की कोशिश करता है। आप इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा तो आपका टॉक्स क्या है, मेन वर्ब है, नो डाउट। ठीक है, आपका टॉक्स क्या है, मेन वर्ब है। ही नेवर टॉक,
वह कभी बात नहीं करता है। ही नेवर टॉक टू मी, वह मुझसे कभी बात नहीं करता है। यानी आप देख रहे हैं कि जो आपका मेन वर्ब है ना, ये उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करना। ही नेवर टॉक, वह कभी बात नहीं करता है। लेकिन इस सेंटेंस में समझने की कोशिश कीजिए, ही टॉक्स नेवर टू मी। सुनने में अच्छा लगता है, ही टॉक्स नेवर टू मी, लेकिन ये गलत होगा। ठीक है, ऐसा पढ़ा ही नहीं जाता है ना, ये गलत होगा, ये सही होगा। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका नेवर क्या है, एडवर्ब है। कितनी बार, कभी नहीं। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ही नेवर टॉक्स टू मी, वह कितनी बार मुझसे बात नहीं करता है, वह कभी बात नहीं करता है। ठीक है, ही नेवर टॉक्स टू मी। तो यहाँ वर्ब की जो क्वालिफाई करने का काम कर रहा है वो नेवर क्या आपका एडवर्ब, और एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है वो ये बताना पड़ेगा। यानी वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कौन सा एडवर्ब है वो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आता है, वो चीज़ समझ में ये आता है कि जब भी कोई मेन वर्ब सेंटेंस में दिया हो और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हमें यूज करना हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के पहले करेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के पहले करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के पहले करेंगे। अच्छा, या फिर कहें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में करेंगे, है ना। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब आया है तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। हो सकता है मैं हेल्पिंग वर्ब आ भी ना, सीधा सब्जेक्ट आ जाए, हो सकता है। ठीक है, तो आने आप ये सीख सके कि यदि मैं पोजीशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, पोजीशन की, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग आप लोग कैसे कर सकते हैं कि पहले मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसकी विशेषता यानी उससे तुरंत पहले याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। तुरंत पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करेंगे और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और मैं लेता हूं इसमें ताकि आप अच्छे से समझ सके, है ना। ही डांस, ऑलवेज, डांसेज होगा, ऑलवेज ऑन द स्टेज। अब आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ऑलवेज, ये डांस क्या है, आपका मेन वर्ब है ना। डांस आपका क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है, एडवर्ब। ये ऑलवेज क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और मैंने अभी बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जब भी आप प्रयोग करते हैं उसको आप मेन वर्ब के पहले रखेंगे। कहाँ रखेंगे, मेन वर्ब के पहले, या फिर कहें हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखेंगे। ये मेरा पोजीशन था। ठीक है, ये मेरा क्या था, पोजीशन था। यानी यहाँ समझिए, ये तो उल्टा पोजीशन हो गया ना। यानी आपको ये पूरा सेंटेंस बदल कर लिखना होगा, ऑलवेज डांसेज। ठीक है, तभी आपका जाकर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम। माई ब्रदर कम्स ऑफन लेट। ओके, अब इसको ध्यान से समझने के लिए, माई ब्रदर तो आपका सब्जेक्ट हो गया, कम्स आपका मेन वर्ब हो गया, है ना। कम्स आपका मेन वर्ब हो गया और ऑफन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। आपको लग रहा है गलती है, ओबियसली है। हम चाहते क्या है कि जो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मेन वर्ब की विशेषता बतलानी चाहिए, इसलिए इस पैटर्न को आप बदल कर लिखेंगे, ऑफन कम्स। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं 5 सवाल लिखूंगा, जिसमें 2 सवाल एसएससी के होंगे और 3 सवाल वो होंगे जो इंटरनेशनली पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया तरीका होगा, एसएससी अब तक इसको नहीं पूछी है। ठीक है, बन सकता है नए क्वेश्चन के तहत, तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। आप लिख चुके हैं, लिख लिया था ना, ठीक है। चलिए अगली टॉपिक को सीखने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ओके, इसमें क्या क्या कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, तो नो, नॉट, या, यस, ओके, यूजुअली, सर्टेनली, बेयरली, अनडाउटेबली, ये भी लिख सकते हैं, अनडाउटेबली, ठीक है, अनडाउटेबली। ये कुछ वर्ड है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन जिसमें नॉट, नो, नॉट, या, यस, बेयरली नहीं होगा, बेयरली नहीं, ठीक है, नो, या, यस, यूजुअली, सर्टेनली, ऑब्वियसली होगा। क्या वर्ड होगा, ऑब्वियसली,
ऑब्वियसली। ये कुछ वर्ड हैं जिसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं या निगेशन कहते हैं। आनी, इससे सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं ना, कंफर्म कर सकते हैं, अफर्म कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल, इनके पोजीशन के बारे में आप यदि पढ़ना चाहें कि आखिर ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का पोजीशन क्या होता है सेंटेंस में, तो आप लिख सकते हैं कि ये हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? सेंटेंस के फर्स्ट में आएंगे, और बाकी पूरा सेंटेंस आपका हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यदि आप समझना चाहें, या यू आर, या मास्टर ऑफ इंग्लिश, या यू आर ए मास्टर ऑफ इंग्लिश, सही हो सकता है। या आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा, है ना। या आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा, या यू आर ए मास्टर ऑफ इंग्लिश। ओके, यू कैन यूज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसी में एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। सेकेंड एग्जाम्पल यदि लिखना चाहे, फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, अनडाउटेबली, ठीक है, अनडाउटेबली you are the only boy in this class, ठीक है। कोई संदेह नहीं है कि आप इकलौते लड़के हैं इस क्लास में, ठीक है। तो यू कैन यूज इट, ठीक है। अनडाउटेबली क्या होगा आपका? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएगा। अनडाउटेबली क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। और ये आपका सेंटेंस के कहाँ पे प्रयोग होगा? फर्स्ट में प्रयोग होगा। कहाँ पे प्रयोग होगा? सेंटेंस के फर्स्ट में, ठीक है। आप लिख सकते हैं सेंटेंस के फर्स्ट में। तो ये दोनों एग्जांपल काफ़ी थे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को सीखने के लिए, जहाँ पर हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का प्रयोग सेंटेंस के पहले करते हैं, फर्स्ट में करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट, ये फोर्थ है ना, ये फाइव कर लीजिएगा आप लोग, है ना, 5। और अभी जो हम लोग लिखेंगे वो होगा 6। क्या होगा? 6, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री दैट मीन्स एक्सटेंट। अगर हम बोलते हैं किलोग्राम, हाउ मच, ये तो उसमें आ जाएगा, है ना। हाउ मच इसमें आएगा, कितना। तो जो हमारा डिग्री होता है ना, ये हाउ मच का आंसर देता है। किसका आंसर देता है? हाउ मच का, कितना, हाउ मच। आप इसमें क्वांटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती है। अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आप डेंजर रूल में इसको लिख सकते हैं कि यही सवाल पूरा बुक में, हर बुक में छपा होता है, जहाँ पर आपको सीखने को मिलता है कि जो आपका वेरी है, मच है, ये सारे एडवर्ब, ठीक है, ये सारे एडवर्ब जो होते हैं इनको आप कैसे सीख सकते हैं, है ना, कैसे इनका इस्तेमाल होता है। ये डेंजर रूल था, इसलिए मैंने बताया कि इसको कैसे पढ़ना है। ये डेंजर रूल क्यों कह रहे हैं इसको हम, इसी से एडवर्ब के कितने सीरीज बने हुए, ये सारी चीज़ें चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या क्या होता है कि वेरी, मच, ये दोनों एग्जाम्पल आप जानते, या फिर बोलिए टू, ये तीनों था। एक वॉर और वाई था, इनफ था, फेयरली था, रेदर था, ऑलमोस्ट था। ये कुछ वर्ड थे जो एडवर्ब ऑफ डिग्री के हिस्से होते हैं, जो अक्सर हाउ मच के आंसर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी वर्ड होते हैं, ये नॉर्मली है जो अब तक आपके एसएससी में पूछे गए, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप बेहतर ध्यान रखिएगा कि वेरी मच, टू, इनफ, फेयरली, रेदर, ऑलमोस्ट, ये सारे वर्ड हमको एडवर्ब ऑफ डिग्री के हिस्से होते हैं। और इनका इस्तेमाल, इनका कोई पोजीशन तय नहीं होता है। इनका पोजीशन जो होता है उस सेंटेंस में ही तय करना होता है। इनके ग्रामेटिकल एरर बनते हैं, इसलिए इनका पोजीशन अभी नहीं लिखा जा रहा है, लिखा ही नहीं जाता। इनके ग्रामेटिकल, अब तक जो हम लोग एडवर्ब पढ़े थे उसमें हम लोग उनके ग्रामेटिकल एरर नहीं पढ़े थे। अब तक हम लोग सिर्फ उसके पोजीशन पढ़ रहे थे, यानी सेंटेंस में वो कहाँ पर रखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, वेरी मच, ये ग्रामेटिकल एरर बनते हैं, इसलिए इनके पोजीशन मायने रखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर आपको समझना है कि वेरी हो, मच हो, इनफ हो, टू हो, ये सब का प्रयोग हमें कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हम चलिए कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आज जो क्लास हुई है, जितने हम लोग एडवर्ब जो काइंड थे, जितने भी एडवर्ब्स के काइंड थे वो अब खत्म हो चुके हैं। एक एडवर्ब्स के काइंड का इन थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि वेरी हो, इनफ हो, मच हो, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इनसे रिलेटेड सवाल कैसे आया है और कैसे नए तरीका सवाल बन सकते हैं, हम वो भी जानने की यहाँ पर कोशिश
करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप जल्दी से लगभग मैं जितने भी सवाल लिख रहा हूँ आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए और उसको आप बनाने की भी कोशिश कीजिए कि आप इसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो ये एसएससी का ही बहुत सुंदर सवाल लेते हैं। पहला सवाल था ही कम्स ऑफन लेट, ए फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, ओके। एसएससी का ही हम दूसरा सवाल लेते हैं जो हाल ही में पूछा गया है। ये 2006 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2006 का। 2006 में एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। एक दूसरा सवाल है, क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल एवर वी ever remember to have read। ये एसएससी के दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल था और इसमें जो था एसएससी ने क्या किया था कि वो ABCD करके दे दिया था, ठीक है। इम्प्रूवमेंट क्या करने बोला था? वो यहाँ से इम्प्रूवमेंट उठाया था, यहाँ से यहाँ तक ABCD करके 4 ऑप्शन दे दिया था और उसमें आपको पता करना था कि इनका पोजीशन कैसे और क्या सही हो सकता है, ओके। तो ये एसएससी का सेकंड क्वेश्चन था जो बहुत ही, मैं यहाँ ABCD करके नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, लिखने में समय भी लग सकता है। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। और थर्ड जो सवाल मैं लिखने जा रहा हूँ वो नहीं पूछा गया है, वो एक तरह से नहीं है। और ये WH बेस्ड वर्ड होते हैं, यानी WH बेस्ड वर्ड जब पूछे जाएंगे तो उनसे रिलेटेड सवाल कैसे बन सकते हैं और उसमें हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। विच टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन टू नॉर्मली, ओके। ये थर्ड सवाल था। जो फोर्थ सवाल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है, आप सीख सकते हैं तो सीख जाइए तो अच्छी बात है। जतिन नेवर कम्स लेट ऑन वर्क। इनके जो ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख देता हूँ और वो ऑप्शन पहले है इज नेवर और सेकंड क्वेश्चन है नेवर इज। अभी 2 सवाल और लिखने, अभी 2 इंपॉर्टेंट सवाल हमें और लिखने हैं। चूँकि जगह मेरे पास कम पड़ गया है इसलिए आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या आप इसमें कुछ एरर ढूंढ सकते हैं, कैसे आप एरर बना सकते हैं। चलिए मैं इसको एसएससी लेवल पे लिख देता हूँ, है ना। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने बताया कि आपको यहाँ पे एरर ढूंढना है और बाकी आप बनाने की कोशिश, ये कुछ है नहीं इसमें ना। मैं 1 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ, आप कोशिश कीजिए। तो आशा करते हैं आपने इसको बना लिया होगा और सीखा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है और नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये जो कम्स है वो मेन वर्ब हो गया और मेन वर्ब और ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मैंने अभी बताया था कि आप लोग कैसा प्रयोग कीजिएगा कि आपका जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब से पहले ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का आप लोग प्रयोग करना है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग आप लोग कब कीजिएगा? मेन वर्ब के पहले, है ना। तो यहाँ पर आपको उल्टा लग गया, ये तो गलत हो गया। ये एसएससी का अच्छा सवाल था, आप लिख सकते हैं यहाँ पर होगा ऑफन कम्स, तब ये जाकर आपका सही होगा। देखिए क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल, यहाँ कोई एरर नहीं है। आप समझिए ईवर आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ईवर आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी लिखाया था मैंने नेवर ईवर, नेवर ईवर, नेवर ईवर, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। रिमेंबर आपका नाउन है या फिर मेन वर्ब बोलिए, है ना, मेन वर्ब हो जाएगा। वी का मेन वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ से तो आपको ये सही लग रहा है ना, मेन वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हुआ है। तो मैंने बोला था जिस तरह कि ये दे दिया था ABCD। आप जरा सोचिए एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं है। यदि आपको ये चीज़ें मालूम है मेन वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होने के बाद भी आपको यहाँ ABCD में आंसर ढूंढना ही पड़ेगा। आपको लगेगा कन्फ्यूजन है, दरअसल इसमें डी में जो था ना वो नो एरर था, नो एरर।
इसलिए आपका सवाल क्या होना चाहिए, नो रीडर होना चाहिए। डी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ये एसएससी का मुझे लगता है बेस्ट सवाल था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग था। एक तो लंबा ही था ही, और दूसरा यहाँ ABCD डालकर वो और घिंच दिया है ना। ये थर्ड सवाल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, WH वर्ड का है और ये पूछ सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल मैंने खुद भी देखे, हालांकि मैंने लिखा भाई जो इंपॉर्टेंट था। आप ध्यान से सुनिए। थोड़ा हमारा मोबाइल बंद हो गया, और जिसके कारण जो आगे की वीडियो थी मैं बोलता रह गया, हालांकि वो मोबाइल में आया नहीं, तो जिसके लिए मुझे दोबारा ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे ये सारा लिखा हुआ है, और आप इस सारी चीज़ों को बनाकर देखिए, आपको ये अच्छा लगेगा। आप खुद सोचिए कि आप इसको बना पाते हैं नहीं बना पाते। अभी जो हमने सिखाया आपको कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा और मेन वर्ब के पहले होगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने कीजिए। विच टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन टू। अब लिसन टू आपका क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया ना। लिसन टू तो आपका मेन वर्ब हो गया, लिसन टू आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और आपका जो नॉर्मली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग मेन वर्ब के पीछू में यानी पहले करेंगे। कहाँ पर करेंगे, पीछू में, पहले, पीछू में पहले, और या फिर कहें हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हाँ, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपका जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब है, ये तो उल्टा हो गया। ये आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, और आपको इसके जगह लिखना पड़ेगा नॉर्मली लिसन टू। नॉर्मली लिसन टू, लिसन टू। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने जब एक वर्ड लिखाया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, उसमें लिखाया था नॉर्मली, तो आप में वहाँ सिंगल यल था, आप उसको डबल यल कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत एरर हो जाता है ना, थोड़ा वर्ड पर ऐसे कमांड बढ़ाने की ज़रूरत है। एक चीज़ इसमें जो मैंने पढ़ा है कि अगर किसी में पहले से ही यल लगा हुआ है तो आप उस यल को नहीं हटाएंगे, आप एक्स्ट्रा यल जोड़ते हैं, इसलिए वहाँ पर डबल यल अपने आप बन जाता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पहले वर्ड में नॉर्मल यानी पहले से यल है, अब जब एक्स्ट्रा उसमें यल वाई जोड़ते हैं तो वो डबल यल होगा, हटेगा नहीं, इसलिए यहाँ नॉर्मली रह जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब इस सेक्शन को समझने की कोशिश, अरे इसका तो एग्जाम्पल नहीं लिखा। अब यहाँ देखिए, इज नेवर, या फिर दूसरा बोले नेवर इज। अब आप इस चीज़ को देखिए कि क्या सही हो सकता है। मैंने क्या बोला, एडवर्ब। अच्छा, आप यहाँ देखिए कि आपका नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। आप ध्यान से देखिए, हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। ऐसा आप थोड़ा ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम लोग उस वर्ड के पहले करते हैं, उस वर्ड के तुरंत पहले करते हैं जिसको ये क्वालिफाई करता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तो बाद ही है कि जैसे यदि आप मेन वर्ब को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हो तो ये तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही में जाएगा ना। तो आप यही ध्यान दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करेंगे तो ये सही होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ शुरुआत में ही फिलर दे दिया है, आप इसको क्वेश्चन मार्क देना भूल गए हो। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आपका ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ट्रेवल क्या है, मेन वर्ब है। ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ट्रेवल क्या आपका वर्ब है। ट्रेवल आपका क्या है, वर्ब हो गया, और ऑफन क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। अब ध्यान से समझने के लिए कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया है ना, मेन वर्ब हो गया, सब मेन वर्ब हो गया। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करेंगे। ये होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, बिल्कुल होगा, कोई डाउट नहीं है, होना ही होगा। नहीं होगा तो जाएगा किधर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, गेट अप आपका क्या है, गेट मेन वर्ब हो गया। यूजुअली आपका क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूजुअली हो, नॉर्मली हो, जनरली हो, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जनरली, यूजुअली, ये नॉर्मली, ये तीनों वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होने के कारण मेन वर्ब के पीछू में यानी पहले, और हेल्पिंग वर्ब के आगू यानी आगे में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, और इसीलिए यहाँ पर देखिए, यूजुअली आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, गेटअप आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। यहाँ पर गेटअप क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और यूजुअली क्या क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। आप देखिए क्या ये होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, बिल्कुल होगा, यही होगा। नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान दीजिए, अब भी तो इसी का हिस्सा है ना, अब तो उसी का हिस्सा है, इसलिए ये आपका गलत होगा। यूजुअली गेटअप ये सही होगा, है ना, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी और उसके बाद में मेन वर्ब, या फिर यूँ कहें मेन वर्ब के पीछू में यानी पहले एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यूजुअली का प्रयोग करेंगे। आप एक चीज़ नोट करके लिखिएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या क्या होता है। यूजुअली हो गया,
मैंने भी लिखाया भी था आपको, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जनरली ये तीनों वर्ड, ठीक है, ये नॉर्मली सवाल थे। ये आपका मतलब मैं समझता हूँ एसएससी लेवल पे जो अभी तक क्वेश्चन नया बन सकता है, अधिक बनने की कोशिश एसएससी पर, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेन वर्ब था ना, वो एक फ्रेजल वर्ब था। क्या था आपका? एक फ्रेजल वर्ब था, फ्रेजल वर्ब था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन में फ्रेजल वर्ब के रूप में एसएससी द्वारा अब जो नए क्वेश्चन बनेंगे शायद उसमें पूछे जा सकते हैं। मैं इसमें से एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ और आप इस चीज़ को नोट करके लिख लीजिए। एक जो मैं लास्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है, व्हेन डू यू गो ऑन वैकेशन, गो टू वैकेशन होगा, गो टू वैकेशन ईच ईयर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको नोट करके जरूर रखिएगा। ये एसएससी के नए सवालों में ये बन सकती है। एक सवाल मैंने बताया कि एक सवाल तो ये बन सकता है, और दूसरा सवाल जो मैंने अभी यहाँ लिखाया जिसमें फ्रेजल वर्ब था, ये दोनों सवाल एसएससी के न्यू सवाल हो सकते हैं और बन सकते हैं। आप इसको नोट करके रखिएगा। अब मैं इसमें कुछ ऑप्शंस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यूजुअली, ऑलवेज, थर्ड में नेवर, एंड फोर्थ में ऑलरेडी। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बन सकता क्योंकि जो भी चारों वर्ड लिखे हुए हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब आपको ये तय करना होगा कि हम कौन से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सबकी एक अपनी मीनिंग है। दरअसल इसमें होता ये है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है। आप कभी भी आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे कि वह एक चूहा है, सभी चूहे बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्ली लाल है, लाल आम है, ऐसे चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो आप इसमें आपको ये चीज़ सिखाया जाता है कि आप अपने रिजल्ट के प्रति डेफिनेट नहीं हो सकते। आप ये कह ही नहीं सकते कि ऐसा होगा वैसा होगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसका सिंपल मतलब ये कहना है कि मैं हर साल वैकेशन पे जाता हूँ, हर साल वैकेशन पे जाता हूँ। अब आपको सोचना है क्या ये सेंटेंस में आप डेफिनेट हो सकते हैं कि मैं हर साल जाता हूँ वैकेशन पे? आप इस सेंटेंस में डेफिनेट नहीं हो सकते। आप कैसे कर सकते? सेंटेंस में इतना छोटा चीज़ लिखा और मैं बोल दूं कि हर साल जाता हूं, गलत नहीं। आप डेफिनेट हो ही नहीं सकते रिजल्ट में। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैं कभी नहीं जाता। आप इसमें भी तो डेफिनेट है कि मैं कभी नहीं जाता, मैं हमेशा जाता हूँ। आप ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें रिजल्ट डेफिनेट नहीं होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है यूजुअली। आप यूजुअली में मैं अक्सर, यानी हो सकता है मैं 3 साल में एक बार गया, 4 साल में एक बार गया, 10 साल में एक बार गया, हो सकता है मैं हमेशा गया, या ये भी हो सकता है मैं कभी नहीं गया। तो यहाँ पर जो होगा यूजुअली सही होगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट डेफिनेट नहीं हो रहा कि मैं, हो सकता है मैं 3 साल गया, 1 साल छोड़ दिया, 4 साल गया छोड़ दिया। यूजुअली अक्सर मैं जाता हूँ, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चांस है मैं जाता हूँ, लेकिन मैं ऑलवेज का प्रयोग नहीं कर सकता। मैं डेफिनेट नहीं हो सकता कि मैं हर साल जाता ही हूँ। नेवर भी नहीं होगा। ऑलरेडी क्या होता है, कोई अर्थ ही नहीं बनता। यूजुअली आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के ही सारे वर्ड थे जिसमें हम लोग सीखना था कि किस वर्ड का हम लोग को प्रयोग करना है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें, आशा और विश्वास भी है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और इसके बाद आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड गलतियां नहीं करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब का जो एक काइंड्स था, एडवर्ब से रिलेटेड जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में डिफरेंस थे, एमपीटी रूल वगैरह सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है जो अब तक बेसिक था। अब जो होगा एडवर्ब के एडवांस रूल शुरू होंगे, क्योंकि हमने काइंड्स पढ़ लिया। अब हमें जो शुरू करना होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री से संबंधित वो सारे सवाल, और कितने तरह के क्विजी पैटर्न बनते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि हम लोग कोई भी रूल नहीं पढ़ेंगे। रूल ऐसा नहीं है कि यदि रूल है तो हमें इसको छोड़ के भाग गया। रूल होंगे तो जरूर बताएंगे, लेकिन नहीं होते हैं रूल। अगर आप कॉन्सेप्चुअल उस चीज़ को लेकर चलते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं, क्यों ऐसा होता है, किस लिए होता है, तो आपको रूल सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैं हर चीज़ का रूल भी आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो जुड़िए मेरे साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल दयानंद इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर इन सवालों से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, दयानंद इंग्लिश डॉट ग्रुप इसका नाम है, या फिर आप यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।